नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन और आप देख रहे हैं नवभारत का महाराष्ट्र का महासंग्राम। आप लोगों ने हमारा जो चुनाव का कवरेज था वो पूरे महाराष्ट्र से देखा। मेरी कई सारी जो सहयोगी थे वो ग्राउंड जीरो से आपको लगातार रिपोर्ट्स बता रहे थे। आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो आप देख रहे हो किस तरह से महायुति जो है वो लगभग 222 सीटों पर अभी आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी 56 सीटों पर आगे है। और अगर हम इसको बताएं तो मेरे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी है मेरे शैलेंद्र सिंह जी, जो हमारे यहाँ के नवभारत के पुणे के ब्यूरो हेड है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र जी, नतीजे क्या आपने सोचे थे इतने एक तरह से महायुति की ओर जाएंगे? देखिए, जिस तरह से नतीजे देखने को मिल रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो रुझान को देखकर तमाम, क्योंकि इसके पहले तमाम एग्जिट पोल्स भी हम लोगों ने देखे थे, लेकिन जिस तरह का एक क्लीन स्वीप महायुति को दिखता नजर आ रहा है जी, कि महायुति जो है पूरी तरह से आप समझिए कि महायुति को इस तरह से अंदाजा नहीं किया गया था कि इस तरह की इतनी ज्यादा नंबर से सीटों में बढ़त हासिल करेगी। अमूमन ऐसा माना जाता है जिस तरह से रुझान होते हैं, जिस प्रकार के रुझान होते हैं, उसी तरह से उनकी सीटें भी वो जीत कर आते हैं। फिलहाल अभी मुझे लगता है काफी प्रीमेच्योर होगा कि कौन कितना जीतेगा, लेकिन रुझान ने ये साफ कर दिया है कि सरकार जो है वो महायुति बना रही है महाराष्ट्र में। और कहीं ना कहीं महायुति को सरकार बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो लाडली बहनों का है। जिस तरह से तमाम विधानसभाओं में देखा गया था कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि महायुति के लिए लाडली बहनों का आशीर्वाद जो है वो मिला है। तो अब जब नतीजे जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, तो ये साफ हो गया है कि लाडली बहनों ने अपना पूरा आशीर्वाद वो महायुति को दिया हुआ है। यानी शैलेंद्र जी, आप मानते हैं महिलाएं ही बदलाव ला सकती है? बदलाव महिला बिल्कुल ला सकती हैं, क्यों नहीं ला सकती। महिलाएं भी इस महापर्व का हिस्सा है और महिलाओं का बढ़ चढ़ के मतदान करना अपने आप में बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली हैं कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। महायुति सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक एक तरह से कह सकते हैं, महायुति ने लाडली बहन योजना लाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और उसका फल भी महायुति को देखने को मिल रहा है। अगर हम शुरुआती जैसे लोकसभा चुनाव तक हम अगर पीछे जाते हैं तो वहां पर लोकसभा को अगर जिन दो राज्यों में भारी भरकम नुकसान महायुति को हुआ था, मतलब तब की जो एनडीए सरकार को हुआ था, वो उसमें से महाराष्ट्र भी था, उत्तर प्रदेश की तरह। और महाराष्ट्र में बिल्कुल उनके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं मिल रहा था। उसके बाद में लगातार चुनाव जो तुरंत उसके बाद में होने वाले थे वो विधानसभा के थे, असेंबली के थे। और उस हार से सीख लेकर जिस तरह का काम यहाँ पर भाजपा और जो महायुतियां है यहाँ पर उनके सारे सहयोगी दलों ने मिलकर किया, एक तो लाडली बहना जो लेकर आए, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि हरियाणा में जिस तरह की जीत मिली भाजपा को, उसके बाद में भाजपा का यहाँ का मिजाज भी बदला, अंदाज भी बदला, और फिर उन्होंने अपनी जो सारी रणनीति है वो तय की। इसमें लाडली बहना जिसका जिक्र शैलेंद्र जी कर रहे थे वो एक तरह थी। दूसरी एक अहम बात कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरी तरह से एक तरह से लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं सुस्त था, उन्होंने हरियाणा के नतीजों के बाद में ये समझा कि हर बूथ पर अगर हम वोटर्स को कुछ 10 या 15 वोटर्स को भी अधिक लाकर उनसे मतदान करवाते हैं तो वो भी कारीगर साबित हो सकता है, वो भी काम आ सकता है। और कई सारे सहयोगी संगठन थे आरएसएस के जो इस मैदान में उतरे थे। महाराष्ट्र में भी उन्होंने पैटर्न वही चलाया, साथ में लाडली बहला जैसी योजना थी। और अगर आप चुनाव का जो प्रचार था वो जो आखिरी चरण में जब पहुंचा तो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस एक आक्रामक रणनीति लेकर आ रहे थे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद में एक है तो सेफ है। और एक तरह से सारे अगर साक्षात्कार देवेंद्र जी के आखिरी चरण के अगर हम देखें, आखिरी 4-5 दिन के, तो धर्म युद्ध छेड़ दिया था उन्होंने। शैलेंद्र जी, क्या है ये कि एक तरफ जिस तरह का कंसोलिडेशन, जो वोट जिहाद वाला शब्द लेकर आए थे, लोकसभा में जिस तरह का कंसोलिडेशन दिखा, उसको काउंटर करने के लिए एक हिंदू कंसोलिडेशन।
प्रतिभा जी, दो चीजें हैं। जी। आपने हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया, थोड़ा सा मैं उसको और आगे लेकर जाता हूँ। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो लाडली बहन योजना का कोई डाउट नहीं है कि उसका प्रतिफल जो है वो महायुति को मिला है। जी। लेकिन इनकी रणनीति भी जो थी, बीजेपी और महायुति की जो रणनीति थी, वो कहीं न कहीं हरियाणा चुनाव से मिलती-जुलती थी। अगर हरियाणा चुनाव का हमने देखा ही था कि हरियाणा चुनाव में जाट कभी इकट्ठा नहीं आ पाए। जी। जेजेपी जैसी पार्टी और छोटी पार्टियों को सपोर्ट करके बीजेपी ने जो वोटिंग रेशियो था उसमें डिवीजन कर दिया। और यही वजह रही कि जो विपक्षी पार्टियां थी उनके वोट डिवाइड हो गए और वो जीत कर नहीं आए। और उसी तरह की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को जी। समर्थन दिया जाए जो कि एंटी बीजेपी वोट काटे। बिल्कुल। और उसमें कहीं न कहीं बीजेपी और महायुति को सफलता हासिल हुई है। और यही वजह है कि आज जो ट्रेंड चल रहा है, जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उसमें बीजेपी और जो जो उनके एलिंग सहयोगी दल, पार्टियां जी हैं बिल्कुल। वो आगे बढ़ रही हैं। सबसे जो अजीत पवार को लेकर, अजीत पवार की एनसीपी को लेकर ये कतई समझा नहीं जा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में वो लीड करने की कोशिश करेंगे या उनका रुझान में भी इस तरह का लीड दिखेगा। लेकिन जो सोच थी वो उससे परे, हकीकत कुछ और है। चाहे अजीत हो, चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो, और बीजेपी खुद 100 से ज्यादा जगहों पर लीड कर रही है। तो ऐसे में सरकार उनकी बन रही है और उनकी जो रणनीति थी जी। कि लोगों ज्यादा से ज्यादा जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उन्हें डिवाइड किया जाए और लाडली बहना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये अपने दोनों ही अपने इन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो सामने गई है उसमें कहीं न कहीं वो सफल होती नजर आ रही है। जी। बिल्कुल, ये दिखाई दिया क्योंकि लाडली बहना एक तरफ अपना कमाल दिखा रही थी, वहीं बीजेपी ने एक और बात की, जो आप भी कह रहे थे कि अपने सारे सहयोगी दलों को इकट्ठा रखा। दूसरी बात, हमारे सभी वरिष्ठ सहकारी देवेंद्र जी से भी मिले हैं, उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार का जिस तरह का उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा लोकसभा में, वहां वो बिल्कुल ही निराशाजनक जिसे कहे, क्योंकि एक ही सीट उनके चिन्ह के आई थी और वो भी सुनील तटकरे जो अपने बलबूते पर, वैयक्तिक बलबूते पर वो चुनकर आए थे। उसके बाद में जिस तरह से ये कहा गया कि देवेंद्र जी कह रहे थे कि वोट ट्रांसफर वाली जो बात होती है, वो मानसिकता में हमारा जो मतदाता है वो अभी तक आया नहीं था, या दोनों ही, क्योंकि नेचुरल अलायंस नहीं था, ये आइडियोलॉजिकली नेचुरल अलायंस नहीं था। जैसे कि शिंदे जी के साथ में एक नेचुरल आइडियोलॉजिकल अलायंस है, तो वो वोट ट्रांसफर हो और महायुति के सभी लोगों को अच्छी तरह से वोट ट्रांसफर भी हो और सभी का फायदा हो, ये देखा गया। इसका नतीजा कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। जाहिर तौर पर अगर ग्राउंड जीरो पर हमने देखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, महायुति की अगर बात करें, महायुति की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस बार इतने एग्रेसिव थे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम किया है। कोशिश ये की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की कार्यकर्ताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें एक निराशा देखने को मिली। निराशा इस लिहाज से मैं कह रहा हूं क्योंकि उनके कार्यकर्ता उतने एक्टिव नजर नहीं आए जी। ग्राउंड जीरो पर। लोगों से जनसंपर्क इनका जो था वो लगभग न के बराबर रहा है। और यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी जो माना जा रहा था कि अघाड़ी पर जाएगी, वो पछाड़ी पर आ चुकी है। और बनिस्बत बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्वयं सेवक संघ और जो अलग जो हिंदुत्व विचारधारा के दूसरे जो संगठन है, उन लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ लोगों से संपर्क किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया है। और यही वजह है कि आज उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है महायुति को। एक और बात थी, यहाँ पर मराठा और ओबीसी का एक आंदोलन चला और मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, जरांगे पाटिल, और जरांगे पाटिल को अपनी तरफ लेने के लिए, रुझाने के लिए आघाड़ी ने बिल्कुल जोर के सारे जो प्रयास होते हैं वो किए। यहाँ तक कि कई नेताओं ने हमको अपने साक्षात्कार में भी बताया कि उन्होंने जरांगे पाटिल को कुछ लिख के भी दिया है। ऐसी स्थिति में जिस तरह का लग रहा था कि मराठा आरक्षण वाला मुद्दा यहाँ पर हावी रहेगा, तो हावी एक तरह से उल्टी तरह से रहा, क्योंकि ओबीसी, आदिवासी, ये जो सारे नॉन मराठा है वो कंसोलिडेट हो गए। एक चीज समझना होगा यहाँ पे प्रतिभा जी, जरांगे पाटिल लगातार अपना स्टैंड बदलते गए। जो उन्होंने कहा था उन चीजों को लेकर वो खरे नहीं उतर पाए। और मराठाओं को अगर देखा जाए तो मराठा एकत्रित नहीं है। हर पार्टी में
थोड़े थोड़े पॉकेट्स में मराठा है, जी तो जो जहां पे है वहां के लोगों को वो उस पार्टी के लिए वो कोशिश करता रहा है कि उस पार्टी के लिए लोग मतदान करें। और धीरे धीरे जिस तरह से मनोज जरांगे पाटिल ने जिस तरह की स्थिति अपनाई, बोलना है बोलते गए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान किया, लेकिन फिर पीछे हट गए। तो ऐसे में जो उनके चाहने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साही हुए हैं। जो जरांगे के फॉलोअर्स मराठा थे जी वो भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए हैं, और उन्हें ये समझ में आया है कि शायद मनोज जरांगे का जो डिलीवरी था वो कुछ और था, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है या कर नहीं पा रहा है। जी और यही वजह रही कि जो मराठाओं का जो वोट था वो महायुति की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हुआ है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये रही है कि उनके लोगों का जनसंपर्क बहुत कम रहा है, और जी यही स्थिति रही और यही वजह रही कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे, चाहे मराठा हो चाहे दूसरे समुदाय के लोग हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने महायुति पर भरोसा दिखाया और महायुति के कैंडिडेटों पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई है। जी एक और नजर आया शैलेंद्र जी कि महायुति की ओर से ये बार बार कहा जा रहा था कि हम चुनाव लड़ रहे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा। और वही अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे लगातार ये अपना आग्रह करते रहे कि हमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा कोई भी हो उसको घोषित किया जाए और वो महाआघाड़ी का एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जाए। इसके अलावा वोट और सीट का बंटवारा जो है उसमें विदर्भ में कई जगहों पर उद्धव ठाकरे अड़े रहे। नाना पटोले और उद्धव ठाकरे में जिस तरह से ठन गई थी, उसके बाद में बाला साहेब थोरात के हाथों कमान सौंपी गई, तब जाकर कुछ ये हुआ। यानी अगर हम आघाड़ी की बात करें तो वहां शरद पवार एक तरह से शांत रहकर अपनी अपनी जो एक रणनीति है, अपने कौन से प्रत्याशी देना है वो तय कर रहे थे, लेकिन ये दो पार्टियां ये नहीं कर रही थी। कोल्हापुर वाली जो बात अगर हमने देखी तो कोल्हापुर में ये हुआ कि सतेज पाटिल जो एक बड़े नेता है मध्य पश्चिम महाराष्ट्र के, उन्होंने जो मधुरिमा राजे को टिकट देने के लिए वो आग्रह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो टिकट वापस ले लिया। कई सारे ऐसे जो है, तो हम अगर बात करें तो ये एक इकट्ठा नहीं थे, ऐसे लग रहा था। जो लोकसभा जिस मिजाज में लड़ी वो बाद में उनका मिजाज नहीं रहा, उसका खामियाजा भुगत रहे। देखिए, इनमें तीनों महाविकास आघाड़ी के तीनों जो घटक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी थी। एकजुट होकर इन्होंने लड़ा नहीं, और दूसरी तरफ एक सत्ता का चेहरा किसको बनाना है उसको लेकर भी लोगों में वो देखने को मिला। जिस तरह से लगातार तने रहे उद्धव ठाकरे कि चुनाव से पहले या कैंडिडेट उसके पहले कम से कम महायुति का एक चेहरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए कौन चेहरा है, इस तरह की चीजें जो देखने मिली, कहीं ना कहीं ये लोगों में एक मैसेज पहुंचाने के लिए काफी थी कि ये खाली सत्ता की लड़ाई है, और इसी लड़ाई के तहत ये महायुति आगे बढ़ रही है। और रही बात महाविकास आघाड़ी और महायुति की, तो महायुति की तरफ से एकदम साफ कहा गया था कि जिस भी पार्टी के उम्मीदवार, माफ कीजिए, जिस भी पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे उनका चेहरा वो तय हो जाएगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। और कहीं ना कहीं महायुति को लेकर मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा जो है साफ तौर पर सामने आ चुका है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उन्हें लेकर संघ भी आश्वस्त है उनके चेहरे पर, और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे को लेकर वो अपना रुख साफ कर चुका है कि अगर उनकी ज्यादा सीटें आई तो बदलाव जो है वो देखा जाएगा, यानी कि डिप्टी मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह भी यहाँ पर आए थे, एकनाथ शिंदे जी हो, अजित पवार हो, इनको साथ में लेकर चल रहा है शीर्ष नेतृत्व भी भाजपा का। कहीं वो ये नहीं उनको ये करना चाहता कि हम आपको कोई निचला स्तर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। और लेकिन एक भी बार बार वो कहते रहे कि शिंदे जी भी ये ध्यान में रखे कि पिछली बार हमने जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो एक भाजपा ने अपने आंकड़े बड़े होते हुए भी 105 का आंकड़ा उनके पास था, शिंदे जी के पास में 40 थे, उसके बाद भी हमने त्याग किया है, और इसको याद रखे। वहीं से एक तरह से संकेत दे रहे थे। दूसरा कि चुनाव लड़ने की जब बात आई तो शुरू से ही इसमें कुछ
लड़ाई झगड़े ना हो, जद्दोजहद ना हो, इसके लिए ये बताया गया कि हम शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो अभी फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री है और जी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो बाद में तय करेगा कि क्या है। अब क्या तय होना था वो बिल्कुल जाहिर सा नजर आ रहा है। और एक और बात है कि अजित पवार का रोल, कई लोगों को लग रहा था कि अजित पवार आज कुछ सीटें लेकर आते हैं और अगर युति को उस तरह का जो नतीजा अभी दिख रहा है, जो रुझान दिख रहा है वैसे नहीं मिलता है तो अजित पवार साइड बदल लेंगे और लेकिन अजित पवार के लिए फिर से एक बार रहे तो रहे उप मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसी स्थिति नजर आ रही है। देखिए, पिछली जो सरकार थी महायुति की, तो लोग दबे मुंह ये कहने लगे थे कि इस सरकार में 3 मुख्यमंत्री हैं। जी। एक एकनाथ शिंदे जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं और अजित पवार हैं। लेकिन अब की स्थिति ये लगभग साफ हो गई है कि सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी नंबर की बात करें, नंबर जी, ऑफ एमएलएज की, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिस तरह का रुझान है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट, उसके बाद अजित पवार। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार, वो पूरी तरह से नगण्य नजर आ रहे हैं। उनके आसपास आप देखिए, अजित पवार का जो रुझान है वो शरद पवार की पार्टी से लगभग दोगुनी है। बिल्कुल। तो आप अगर कम भी करेंगे तो कितना कम करने जाएंगे? तो स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है कि अगर इस बार सरकार बनती है, और जो कि साफ है कि सरकार बनाएगी महायुति, तो उसमें एक बार फिर अजित पवार जो होंगे, माफ कीजिएगा जी, अजित पवार एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। बिल्कुल। और दर्शकों, हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रुझान है। फिलहाल ये रुझान है, 12 बजे के बाद में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन लगातार जो राउंड्स आगे बढ़ रहे हैं उसमें लगातार जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, वो आगे चल रहे हैं, उनकी लीड काटना, 10,000 से ऊपर जिनकी लीड जा चुकी है उसको काटना एक थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो हम आपके पास में अपडेट लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या गेम चेंजर रहा? लोकसभा के नतीजों को अब विधानसभा से आने तक मतदाताओं ने इतना बदल दिया? कौन से वो मुद्दे थे जो हावी रहे? आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमको जरूर भेजिएगा और हमारा महाराष्ट्र का महासंग्राम लगातार देखते रहिएगा। फिलहाल मैं शैलेंद्र जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।